यस। तो बच्चों कल हम लोग B12 का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे लास्ट में। तो बेटा ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। दिस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन। एक बार बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके स्ट्रक्चर पे कि इसमें जो पेंटागन है और हेक्सागन है ना, तो इसमें क्वेश्चन ये था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फेस है ना, ये जो आपको फेस दिख रहा है, ये आपको ट्राइगोनल, हम बेसिकली बोल सकते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर। और एज वेल एज बच्चों यहाँ पे आपका जो आइकोसोहेड्रन है, जहाँ पे हम 20 फेस की बात करते हैं, तो इसमें आपके जो पेंटागन स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, जिसको ऑब्जर्व करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन को, तो बच्चों पेंटागन आपको कुछ अपोजिट, कुछ इस तरीके से रखे हुए आपको दिखाई देते हैं। और ये जो आपका है ना, ये एक दूसरे को कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो पॉइंट्स अगर आप मीट कराते हो, तो फिर यहाँ से आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको, ये जो ट्रायंगुलर फेस आपको देख रहे हैं, ये कुछ आपको दिखाई देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से इसे कनेक्ट कर दो, इसको इधर से कनेक्ट कर दो। तो बेसिक पॉइंट ये है कि इसमें आपके पेंटागन्स दिखाई देते हैं, बट उसमें से आपके दो कार्बन एटम क्या होंगे बच्चों, कॉमन होते हैं, तो जिसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में चीजें आ चुकी है। अगर आ चुकी हैं तो हमें बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा ऐसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से ये जो फेस है वो आपको दिखाई देते हैं। बाकी इसका आपको पता है कि क्रिस्टलाइन फेस है, तो इसका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली बेटा हाई होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे गैलियम को लेके, ठीक है। तो जरा मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को लेके भी। तो पता है बेटा, बोरॉन से अगर हम हेलिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, टॉप टू बॉटम, अगर हम ग्रुप में ट्रेवल करते हैं डाउन द ग्रुप, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बच्चों क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि बोरॉन बेटा हाईएस्ट, ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट्स को शो करता है और मेल्टिंग पॉइंट्स को भी। उसका पीछे रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि उसका जो B12 स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टलाइन फेज है, वो लगभग जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके कंपेरिजन में उसका डबल हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मैं बच्चों बोलूँ कि भाई जनरल ट्रेंड तो आपका ये होगा सर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को लेके बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट को लेके भी। तो मेल्टिंग पॉइंट के अगर सीक्वेंस की बात करते हैं, तो ये बच्चों अप टू, हम बोरॉन से अगर स्टार्ट करें तो अप टू गैलियम, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे है गैलियम, तो बोरॉन से स्टार्ट करो और गैलियम तक, इसकी जो बच्चों वैल्यू है ये करती है आपकी डिक्रीज, ठीक है। और गैलियम के बाद अगर आप ग्रुप में जाओगे बोरॉन फैमिली में, तो उस केस में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू करती है इंक्रीज, ठीक है। बिल्कुल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बोरॉन का हाईएस्ट क्यों है यहाँ पे, उसके पीछे रीजन बेटा वही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। फिर गैलियम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और गैलियम तक आपकी वैल्यू आती है डिक्रीज, बिकॉज मैंने बताया भी है कि गैलियम मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन फॉर्म, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। तो गैलियम इज लिक्विड इन समर सीजन एंड सॉलिड इन विंटर सीजन। तो आप देख सकते हो ये पाम पे रखा हुआ है, ये बच्चों गैलियम ही है, ठीक है, जो आपका मेल्ट कर चुका है। और गैलियम के बाद अगर आप नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे तो बच्चों वहां पे फिर आपकी जो मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दैट विल इंक्रीज। यहाँ पे डेंसिटी का भी रीजन होता है, आप मेटालिक प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो, ठीक है, वो आपके यहाँ पे इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका फिर से इंक्रीज करता है। तो ये बात ध्यान रखो मेल्टिंग पॉइंट को लेकर, ठीक है। बोरॉन से गैलियम तक डिक्रीज करेगा, देन आपका इंक्रीज करेगा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया सभी को यहाँ तक? यस। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिएक्शन को लेकर। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को जरा अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों है, व्हाई हेलियम एक्ट एज एल्कली मेटल। फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन GaCl2। ये सॉल्व करो और बताओ इसको। देखो, जब हम लोगों ने थैलियम के बारे में बच्चों स्टडी करी थी, है ना, तो यहाँ पे इसका जो कंफ्यूजन होगा भाई, बोरॉन फैमिली का एलिमेंट तो NH2 होगा और Np1 होगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो अब थैलियम के साथ क्या था, मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट था। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो आपका NH2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये तो आपका आउटर सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बच्चों क्या करेंगे, वो तो आपके थैलियम के न्यूक्लियस के साथ काफी क्लोजली बॉन्डेड होंगे। जब क्लोजली बॉन्डेड होंगे, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे ऑब्वियसली, तो उस केस में ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। बट थैलियम इज बिलोंग फ्रॉम बोरॉन फैमिली, तो इसकी बैलेंसी, बच्चों मैंने कोवैलेंसी के बारे में बात करी थी, आपको याद होगा। देखो, बहुत बार ये कंफ्यूजन भी होता है कि भाई कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या दोनों सेम होता है? हाँ, बिल्कुल सेम होता है। आपको कुछ जगह लिखा मिलेगा, कुछ अच्छी बुक्स के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं बच्चों बोलूँ बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले केस में आपको प्लस माइनस चार्ज शो करना पड़ता है ना, तो आप +3 बोलोगे। मैं बच्चों बोलूँ कि हेलोजन फैमिली के अंदर आपका जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा क्या होगा, हेलोजन फैमिली का इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर उसका तो -1 होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे पूछूं कि हेलोजन फैमिली का कोवैलेंसी क्या होगा, तो आंसर विल बी 1 विदाउट एनी साइन, या फिर आप पॉजिटिव लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ कोवैलेंसी को लेकर, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, लेकिन कोवैलेंसी के अंदर बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव भी होता है, या फिर आप किसी भी साइन का यूज मत करो। मैं पूछूं बच्चों कि कोवैलेंसी एल्कली मेटल्स के लिए, मैक्सिमम टीचर इसको दोनों को सेम बोलते हैं, बट मैं सेम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि डिफरेंस होता है। कोवैलेंसी का मतलब मैं पूछूं कि एल्कली मेटल्स की कोवैलेंसी क्या है, तो बोलोगे सर 1। मैं पूछूं इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो फिर बोलोगे +1। बाकी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1 होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आंसर टिक करना है तो 1,1 टिक कर सकते हो, लेकिन अगर वहां पे दे रखा हो ऑप्शन इस तरीके से +1,+1 इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी, या फिर दे रखा हो 1,+1, आप किसको सेलेक्ट करोगे? तो बिल्कुल आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर ये करेक्ट होगा। ठीक है, ये कोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी का बेसिक मतलब है। तो मैं बच्चों बात कर रहा था कि थैलियम का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो जनरल कन्फिग्रेशन है, उसमें से आपके जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चों सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, जो पी सबसेल है उसका ही इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? +1। और आपको पता है जो आपका थैलियम है, टॉप टू बॉटम आने पे इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। तो इसका मतलब एल्कली मेटल्स की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको +1 ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है, और उसके साथ बच्चों वो आपके परफेक्ट मेटल भी होते हैं। तो आपने देखा थैलियम यहाँ पे मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी होल्ड कर रहा है, और बाकी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है +1 और +3 में से कौन अधिक स्टेबल है, तो सर आपका यहाँ पे +1 इज मोर स्टेबल। तो इसलिए आपका जो एल्कली मेटल्स है वो थैलियम, या फिर जो थैलियम वो एल्कली मेटल्स की तरह आपके एक्ट करते हैं। तो रीजन सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि GaCl2 के अंदर आपका जो गैलियम इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यस, तो आप निकालोगे ना इस तरीके से कि x+2 इंटू -1 इक्वल टू 0। बेटा हेलोजेंस के लिए -1 होता है ना, टोटल चार्ज कुछ क्या है तो आपका 0 हो जाएगा। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली न्यूट्रल अगर उसके पास कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो -2 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो आपका +2 हो जाएगा। बट नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या बच्चों जो +2 है क्या वो पॉसिबल हो सकता है गैलियम वाले केस में? बताओ भाई, गैलियम का जो आपका, ध्यान दो, गैलियम की हम बात करते हैं तो गैलियम का आपका +2 पॉसिबल हो सकता है क्या? क्योंकि बेटा यहाँ तो आपका +1 है और आपका +3 है, जनरल यही दो ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई देंगे। नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या आपका यहाँ पे +2 पॉसिबल होगा, यस और नो? ओके, ये सही आंसर है, बताओ बच्चों। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी क्वेश्चंस आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके जेईई मेंस ने क्वेश्चन डिस्कस किया है।
यहाँ पे बच्चों जो GaCl2 दे रखा है, ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ये आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स क्यों है? क्योंकि बच्चों बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है गैलियम, तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रुप नंबर। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये होगा आपका मोस्ट स्टेबल। ठीक है, मोस्ट स्टेबल। जब ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, तो क्या ये +2 में रहना पसंद करेगा? तो अगर गलती से अगर आपने GaCl2 बना दिया लेबोरेटरी में, तो वो आपका गलत कंपाउंड होगा, वो स्टेबल रहेगा ही नहीं। वो आपका जो GaCl2 आपको जो दिख रहा है ना, ये बच्चों GaCl आपका जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पे +2 था, ये +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। तो दैट्स वाई ये जो आपका कंपाउंड है पूरी तरीके से अनस्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी की कहानी कैसे डिफाइन की जाए, ध्यान दो बेटा। ये जो गैलियम और जो गैलियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा है, इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपका ये 1:2 में प्रेजेंट है। गैलियम कितना है? 1 एटम। क्लोरीन कितना है आपका? 2 एटम्स। ठीक है, तो GaCl2 बच्चों कन्वर्ट हो जाता था, बट जो GaCl2 है ये आपका कन्वर्ट होता है आपके यहाँ पे, अगर इसकी डाइमर फेज बोले तो भी करेक्ट आंसर है। ये पहले डाइमर फेज में आपका कन्वर्ट हो जाता है अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो ये बच्चों कन्वर्ट होता है Ga2Cl4 के अंदर। ध्यान दो सभी लोग, Ga2Cl4 के अंदर। अब Ga2Cl4 में कन्वर्ट हो तो फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी 1:2 में ही प्रेजेंट है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों अभी भी इसका कितना होगा? वही आप अगर 4 इंटू करोगे -1 तो -4, उधर जाएगा तो +4 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 2। तो अभी भी बेटा अनस्टेबल है। डायमर फेज में जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे डायमर फेज में जाएगा, तो डायमर फेज में जाने के बाद ये GaCl2 के फेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अपने सिक्वेंस को बदलता है। और बदलने के बाद बच्चों ये, बिकॉज आपको पता है गैलियम लिटिल बिट मेटलिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो यहाँ से एक गैलियम बच्चों रिलीज होता है +1 की फेज में, और दूसरा आपको मिलेगा GaCl4, इसके पास चार्ज माइनस। तो मैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप बहुत ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हो यहाँ पे कि GaCl2 पर अगर क्वेश्चन आता है, आपको +2 कभी भी टिक नहीं करना है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान देना है। तो GaCl2 बच्चों पहले क्या करेगा, डाइमर फेज में कन्वर्ट होगा, और रेशियो आपके कन्वर्ट नहीं होंगे। वैसे भी कोई मोनोमर पॉलीमर फेज में जाता है तो उनका रेशियो में कोई कन्वर्जन नहीं आता है, जो एटम्स के रेशियो होंगे। देन उसके बाद बच्चों ये कन्वर्ट किस में होगा? इस आयोनिक फेज के अंदर। क्लियर? बिकॉज ये मैट्रिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो आयोनिक कंपाउंड्स को रजिस्टर कर सकता है। तो बेटा Ga+ और ब्रैकेट के अंदर GaCl4- इस फेज में करेगा एग्जिस्ट। अब आप देख सकते हो, अगर बच्चों इसको मैं सेपरेट आउट करूं तो एक गैलियम मिलेगा किसमें? +1 की स्टेट में। अगर आप इसे लिखना चाहो तो x इंटू 1 इक्वल टू होल चार्जेस +1, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकल के आ जाएगी +1। तो एक तो आंसर आपका +1 हो गया। दूसरा आंसर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक एनाइन दिख रहा है GaCl4-1। तो GaCl4-1 में क्या होगा? x+4 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू -1। बेटा होल चार्ज -1 ना जो है उसको इधर लिखेंगे, तो ये -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका +4। तो +4 - 1 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई +3। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए बेटा GaCl2 अगर आपको लिखा आ जाता है तो आप उस केस में उसका जो आंसर टिक करोगे वो +1, +3 टिक करोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर सभी बच्चों को? बताओ जल्दी से। यस, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं। कल बच्चों हम बात कर रहे थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेके, ठीक है? तो अपना सेशन फिनिश हुआ था उस समय, तो पूरा नहीं हो पाया था। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, ठीक है? तो बोरॉन की जो बच्चों प्रॉपर्टीज हैं उसमें मैंने ये बोला था कि बच्चों जो आपका B12 वाला जो फेज है बोरॉन का, है ना, ये रिएक्शन आपकी परफॉर्म नहीं करेगा बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना। इससे काफी ज्यादा बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन में परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर आपको रिएक्शन परफॉर्म करानी है बोरोन की, तो उस केस में आपको एमॉर्फस बोरोन लेना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन बोरोन आपको नहीं लेना है। तो ये जो बोरोन लिखा मैंने, ये पाउडर फॉर्म में है ना, क्रिस्टलाइन आपका एमॉर्फस बोरोन। तो बच्चों मैंने कल बात की थी कि अगर ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से बोरोन एंड ऑक्सीजन। बच्चों बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है? 3 कोवैलेंसी में बोल रहा हूँ इसीलिए, ठीक है? यस। और ऑक्सीजन कितनी होगी? 2।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा B2O3। तो जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो बच्चों यहाँ से आपका ये आपका ऑक्साइड बोरॉन का जनरेट होगा। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड रिएक्शन पे फोकस करते हैं, है ना, NCERT की रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने बात करी थी अगर अपन N2 गैस का सर्कुलेशन कराते हैं तो बच्चों क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ से बहुत ही कमाल का कंपाउंड बच्चों फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं BN और बाहर लगाते हैं X। इसमें जो बोरॉन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, समझ में आएगा। और ये भी आपका नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसको बच्चों अपन बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, दिस इज बोरॉन नाइट्राइड और इसका नाम बच्चों होता है, कॉमन नेम इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, मैं इसका जो स्ट्रक्चर बताऊंगा बेटा। मैंने बोला है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इसका जो बच्चों स्ट्रक्चर वो जस्ट लाइक बेंजीन होता है जिसको अपन बहुत बार ना इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी कॉल कर जाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बिल्कुल बेंजीन की तरह फॉलो करता है। मैं डिस्कस करूंगा, अभी आप बिल्कुल यहाँ ध्यान दो, मैं ढंग से बताऊंगा आपको इसका स्ट्रक्चर, टेंशन मत लो। पहले अब यहाँ ध्यान दो, अगर बोरॉन के साथ बच्चों नाइट्रोजन आएगा तो यहाँ पे एक्स का नंबर बच्चों क्या होगा 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम अप टू 6 तक मूव करेगा। और कैसे बनेगा स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान दो कि यहाँ पे जो बोरोन है वो sp2 है, वहां पे मैं बताऊंगा इसका हाइड्रेशन कैसे निकाला जाएगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि अगर ये बोरॉन की रिएक्शंस बच्चों अपन कराते हैं कोक के साथ, कोक मतलब बेटा कार्बन, अगर कोक के साथ अपन ने रिएक्शन कराई तो बच्चों यहाँ से बनता है आपका बोरॉन कार्बाइड B4C, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो B4C जो बेटा है बोरॉन कार्बाइड, ये आपका जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती है ना, जो बुलेट प्रूफ्स आपकी जो जैकेट्स होती हैं या जो आपकी गाड़ियों के अंदर जो बुलेट प्रूफ्स आपके जो ग्लासेस लगते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों इसका अपन यूज करते हैं, काफी हार्डेस्ट होता है। ठीक है, B4C, बिल्कुल बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं रिएक्शन परफॉर्म कराऊंगा हेलोजेंस के साथ तो बच्चों क्या बनेगा, तो बच्चों बनता है BX3, बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड है, बोरोन ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन। व्हेन बोरोन इज रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन H2 गैस के साथ तो बच्चों यहां से बनता है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ बोरेट्स। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बोरेट्स, डिफरेंट बोरेट्स में डिस्कस करूंगा जिनके आपके लिक्विड फेज में होंगे, कुछ आपके सॉलिड फेज में भी होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मिक्सचर ऑफ बोरेट्स का फॉर्मेशन होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर, रिएक्शन सारी क्लियर हुई बेटा, बताओ सभी लोग यस। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं? गुड। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रायल हेड्स अपन ने बना लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो देखो बेटा, है ना, BF3 BCl3 BBr3 Bi3, बिल्कुल सही। तो देखो बेटा यहाँ पे ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट दीज अंडरगोज बैक बॉन्डिंग एंड डाइमराइजेशन। बिल्कुल बच्चों ध्यान से समझो। देखो, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स का अपन जब बेटा डिस्कस करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, है ना, तो वहां पे मैंने बताया भी था आपको कि बच्चों जो BF3 है, बोरॉन के जो भी आपके कंपाउंड है, जैसे BCl3 है या फिर आपका AlCl3 है ना, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर अपन ने AlCl3 वगैरह का यूज किया था। तो बच्चों ये जो BF3 का अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो डेफिनेटली बच्चों इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बिकॉज इनके पास प्रेजेंट होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के पास। अब ध्यान दो ना, BF3 बच्चों ऐसे ही बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट है। तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे बेटा, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इन्हें कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो बच्चों 6 + 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होके ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि 8 जो 2 इलेक्ट्रॉन्स से कहाँ से मिले, तो कहाँ से मिलने के पीछे बच्चों 2 रीजन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट्स व्हाई बच्चों को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको याद होगा चार्ज तो कुछ है नहीं तो इसको हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोल सकते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, तो उस केस में बच्चों ये 2 केस फॉलो कर सकते हैं, या तो बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं या फिर बच्चों डाइमराइजेशन करा सकते हैं। दो ही पॉसिबिलिटीज है इनके पास।
तो बैक बॉन्डिंग करा लो बेटा, या डाइमराइजेशन। ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, ये हर किसी मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो न्यूट्रल फेज में है और उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बच्चों को बैक बॉन्डिंग करते हैं या डाइमराइजेशन करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बेटा कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही। अब बैक बॉन्डिंग कैसी होगी, डाइमराइजेशन कहाँ पे होगी, इसको करते हैं अपन डिस्कस। ध्यान दो सभी लोग, दो बेटा ध्यान से। यहाँ पे मैंने बोला है कि जो आपका BF3 है और जो बच्चों BCl3 है, BF3 तो बेटा बैक बॉन्डिंग कर रहा है बहुत अच्छे से, BCl3 भी बैक बॉन्डिंग करेगा, बट रीजन तो पता होना चाहिए ना बैक बॉन्डिंग कैसी होगी। ध्यान दो, ये बच्चों बोरोन है। आप अगर बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करो तो बच्चों क्या होगा, NH2 NP1, सेकेंड पीरियड का है तो 2s2 2p1। अब यहां से अगर आप बात करो तो भाई NH के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NP के पास करोगे तो बेटा आपके 1 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे PX PY PZ होगा, तीनों की एनर्जी बराबर होती है लगभग, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी है। डीजेनरेसी का मतलब ही तीनों जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, जो आपकी PX PY PZ होगा आपके बोरॉन फैमिली के ना, उनकी तीनों की एनर्जी बराबर हो, इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। तो अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे कुछ सीन आपको ऐसा मिलेगा कि भाई NS के पास 1 इलेक्ट्रॉन और NP के पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एक बच्चों ऑर्बिटल खाली है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो खाली वाला ऑर्बिटल है ना ये PZ है, खाली वाला जो ऑर्बिटल है वो PZ है। बच्चों गलत है, ये किसी को भी नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं पता, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरीज करी, सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, ये किसी को भी नहीं पता, ये मैथमेटिकल बातें निकाली गई है बट हाइपोथेटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे PZ होगा, PX होगा, PY होगा, क्या होगा तो कुछ भी नहीं पता, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये तो PX PY PZ बिकॉज तीनों की एनर्जी बराबर है, डीजेनरेसी यहाँ पे क्रिएट होती है, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। बिल्कुल, बच्चे बोलते हैं कि सर पहले वाले में PX है, फिर PY है, फिर PZ है। तो हम एडवांस लेवल पे अगर जाएंगे, हायर लेवल पे, तो उस केस में आपकी तीनों की एनर्जी बराबर है, इसमें से कोई भी हो सकता है। मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज बताऊंगा ये बात, ठीक है, ध्यान देना। तो ध्यान दो बेटा, इधर आते हैं। तो BF3 का जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए और एक बच्चों ऑर्बिटल अभी भी खाली है। ध्यान दो, ये वाला खाली है ना, यस, इसको मैंने बना दिया। यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। अब ये जो आपका खाली ऑर्बिटल्स है, तो मैंने बच्चों बोला था इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे बच्चों बना लो इनके लोन पेयर्स। तो फ्लोरीन के पास बच्चों क्या होंगे, आपकी 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। भाई 7 बैलेंसी होती है, आपको पता ही है इस तरीके से। तो बच्चों क्या करेगा, मैं बोल रहा हूँ बैक बॉन्डिंग, तो लोन पेयर्स बच्चों फटाक से एक बार यहाँ शिफ्ट होगा। हालांकि इसको बच्चों हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट लाइक ए रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कैसे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रेजोनेंस है वही यही है। क्यों, देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, फ्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर्स हैं, देन सिंगल बॉन्ड आपका आ गया, देन उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल। जरा याद तो करो, आपको पढ़ाया था ना मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास लोन पेयर है, देन सिंगल बॉन्ड आ गया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही। तो यहां से क्या होगा कि भाई ये जो लोन पेयर्स होगा, मैं रेजोनेंस से कंपैरिजन कर रहा हूँ, बाकी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो लोन पेयर्स बच्चों कहाँ शिफ्ट करेगा, इस वेकेंट ऑर्बिटल में, बिल्कुल मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो एक एक बार करके तीनों लोन पेयर शिफ्ट होंगे, एक बार ये फ्लोरीन पार्टिसिपेट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। ये रेगुलर चलता रहता है इनफाइनिट टाइम के लिए, इनफाइनिट टाइम के लिए रेगुलर चलता रहता है। फिर रेजोनेंस प्रोसेस आपका हो, आपको पता है कि रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस, राइट। लेकिन ट्यूटोमेरिज्म वो रियल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ट्यूटोमर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस के तरफ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसको निकाल नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो सब हाइपोथेटिकल होता है। जस्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो, तो बच्चों इस तरीके से बैक बॉन्डिंग होते ही ये मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, ऑक्टेट पूरा करेगा और इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन हो जाएगी। बहुत सही। सेम बच्चों आपके BCl3 के साथ होगा, बट क्वेश्चन इज जिसकी BBr3 और BI3 बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं करते हैं, तो रीजन बच्चों यहाँ पे पुअर ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग, देखो बेटा 2p की एनर्जी निकालते हैं अपन, यहाँ पे 2p की एनर्जी निकालते हैं BF3 वाले केस में। भाई फ्लोरीन से लोन पेयर्स आ रहे हैं ना, तो फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो भाई बोरॉन जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसी से फ्लोरीन बिलोंग करता है, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन, उसके नीचे आयोडीन। एग्जैक्टली बोरॉन एंड फ्लोरीन दोनों बच्चों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, मतलब सेकेंड पीरियड से, ये थर्ड पीरियड से, ये फोर्थ से, ये 5 से। तो आप मुझे बताओ बेटा
यहाँ से जब दोनों ये सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका कन्फिग्रेशन जो आने वाला है वो पी का तो आएगा ही, लेकिन उनकी जो एनर्जी होगी, देखो बोरोन का भी 2p पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से जहां से लोन पेयर्स आ रहे हैं फ्लोरीन से वो उसका भी 2p होगा। तो भाई 2p से लोन पे 2p में ही जा रहे हैं और 2p की एनर्जी तो बराबर ही होगी, आप निकाल सकते हो n+l रूल से। तो n+l बच्चों कहता है कि भाई n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और p के लिए l की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, तो आंसर विल बी 3 और इसका भी 3 आएगा। दोनों की एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि जहां पे एनर्जी बराबर होगी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वहां पे आसानी से होगा। इसलिए बच्चों BF3 और BCl3 क्या करते हैं, आपकी परफेक्ट ओवरलैपिंग कर जाते हैं। मतलब अगर मैं ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग आपके BF3 के साथ होगी। उससे कम बच्चों मॉडरेट ओवरलैपिंग यहाँ पे बिकॉज 3p की एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब कितनी हो जाएगी बेटा, n की वैल्यू 3, p के लिए आपकी यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3+1 मिला के यहाँ से आपका आंसर 4। तो समझ में आ गया। और लास्ट बच्चों तो यहाँ 4p की एनर्जी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी 2p कंपेरिजन में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजिली नहीं होगा, तो पुअर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट में बच्चों सबसे घटिया मतलब पुअर ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं। बिल्कुल बात समझ में आ गई। बैक बॉन्डिंग किस किस के साथ परफेक्ट होगी बेटा, BF3 के साथ और BCl3 के साथ। रीजन सभी को समझ में आ गया। ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, एनर्जी ट्रेंड को आप फॉलो करो n+l रूल से। सभी क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। आप इसको यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व और कर सकते हैं अपन लोग। देखो बेटा ये आपको दिख रहा है ना फ्लोरीन, इसके पास आपके 3 लोन पेयर्स हैं देखो ना, ये आपका वेकेंट ऑर्बिटल है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका जब ये शिफ्ट करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग देखो बच्चों आपको देखने को मिल रही है, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। बिकॉज दोनों बेटा ये भी आपका 2p का है और ये भी आपका क्या है 2p का ही है, दोनों ऑर्बिटल्स आपके सेम है। पूरी बात समझ में आ रही है? तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इज देयर, सो बैक बॉन्डिंग डेफिनेटली क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएंगे नहीं ना इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले केस में, तो बैक बॉन्डिंग वहां पे नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं इसके बाद बोरोन के बाद बच्चों एल्यूमिनियम की तरफ, वहां देखते हैं ध्यान से। तो मैंने बच्चों लिया है AlF3। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट मैंने बताया ना क्वेश्चंस आपके बोरॉन और एल्यूमिनियम से दो ही जगह से आ सकते हैं बोरॉन फैमिली में, तो इस पे भी स्टडी कर लेते हैं। AlF3, AlCl3, AlBr3, Al-I3, ठीक है। ऐसे तो कुछ गुस्से में है, देखो आपको दिख रहा है ना ये फोटो, बिल्कुल क्रॉस लगा हुआ है। अच्छा ऐसा क्या है, तो देखते हैं बेटा कि जो क्या जैसे जिस तरीके से बोरोन में आपको बैक बॉन्डिंग मिल रही थी, तो क्या ये भी आपके बैक बॉन्डिंग को डिफाइन करेंगे, देखते हैं। तो एल्यूमिनियम हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग, बिल्कुल क्लियर स्टार करके लिख लो आप। जो एल्यूमिनियम की आपके जो हैलाइड्स हैं वो बैक बॉन्डिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? रीजन बच्चों सीधा सा एनसीईआरटी में दे रखा है, साइज, एटॉमिक साइज। बिकॉज साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज बिगर देन बोरॉन, एज साइज इंक्रीजेस ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। साइज बढ़ने के साथ साथ ओवरलैपिंग की वैल्यू बच्चों क्या होगी, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग का जो परसेंटेज है दैट विल डिक्रीज। जब ओवरलैपिंग डिक्रीज हो जाएगी तो बैक बॉन्डिंग आपकी पॉसिबल नहीं हो सकती है। आप इस रीजन को बिल्कुल बच्चों ध्यान रखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बिकॉज जब क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में तो एनसीईआरटी को बेटा इवन एडवांस के अंदर भी आपको बता दूं मैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज इट इज एनसीईआरटी से ही 95-98% आती है। हमें उसी के स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। वैसे स्टेटमेंट तो बहुत सारे बनते हैं आपको पता ही है इनऑर्गेनिक के अंदर तो, लेकिन हमें कौन से स्टेटमेंट ध्यान रखना है, एनसीईआरटी वाले, ये बिल्कुल क्लियर है। यस, इफ ओवरलैपिंग इज पुअर देन बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। तो बेटा अगर ओवरलैपिंग अगर आपकी पुअर हो जाएगी तो उस केस में बैक बॉन्डिंग आपकी यहाँ भाई किसकी पुअर ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स की, तो आपकी बैक बॉन्डिंग वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। जब बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी तो बाकी का बचा हुआ हमारे पास क्या ऑप्शन है, डाइमराइजेशन। तो जहाँ पे जिन कंपाउंड के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होने के लिए बच्चों क्या चाहिए, एनर्जी का पैटर्न चाहिए, एनर्जी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ, तो उन दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो लगभग बराबर एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप वहां पे बैक बॉन्डिंग करा सकते हो। अदरवाइज आप कहाँ जाओगे बच्चों, डाइमराइजेशन की तरफ। तो जिन मॉलिक्यूल्स के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं होती है तो वो मॉलिक्यूल्स बच्चों डाइमर बना के अपने मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी शो कराते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर। यस, ध्यान दो। तो AlF3 डो नॉट फॉर्म डाइमर, रेस्ट अदर फॉर्म डाइमर। एक ये भी बहुत अच्छा है कि जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है
ये बच्चों डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन बाकी जो बच्चों AlCl3 है, जिसको अपन AlBr3 है, AlI3 है, ये तीनों के तीनों आपके इजिली बैक आपके यहाँ पे डायमर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जो AlF3 है वो आपका नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन है कि सर ऐसे कैसे मान लें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपने बताया कि सर नीचे 3 कर जाएंगे, वो तो आपने साइज का पैटर्न बता दिया, लेकिन अभी क्वेश्चन है कि भाई वो आपका जो कंपाउंड है फर्स्ट आपका, वो आपका यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वो आपका पॉलीमर फेज में नहीं जाएगा। तो बेटा मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ AlF3। तो AlF3 में आप ध्यान दो, एल्यूमिनियम, ठीक है, कहाँ से बच्चों बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से, बिल्कुल सही। यहाँ बच्चों 3 फ्लोरीन है, 1 2 3, ठीक है। अब फ्लोरीन की बात करोगे, फ्लोरीन बच्चों सेकेंड पीरियड से बिलोंग करेगा, क्लियर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3p, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 2p। ये पूरी बात समझ में आ रही है। और 2p और 3p इनकी जैसे आपने देखा ना BCl3 वाले केस के अंदर, तो BCl3 वाले केस में बोरोन तो आपका सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का था, तो ओवरलैपिंग तो हुई थी बट इतनी इफेक्टिव नहीं हुई थी जैसे फ्लोरीन और वो आपके बोरोन के साथ हुआ था। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग तो हुई थी ना। तो इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा बनता है कि जो एल्यूमिनियम के हैलाइड्स हैं वो आपके बैकबॉन्डिंग नहीं करते हैं, मैक्सिमम नहीं करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, और उसका नाम है आपका AlF3। तो AlF3 जो बच्चों वो बैक बॉन्डिंग कर जाता है। मतलब परसेंटेज की बात करें तो इन केसों अगर परसेंटेज को कंपैरिजन करो, भाई एल्यूमिनियम की आपका जो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो जो फ्लोराइड है वो आपका पॉलीमर वो डायमर फेज के कंपैरिजन में वो सपोर्ट करता है बच्चों बैक बॉन्डिंग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन और एल्यूमिनियम, जो फ्लोरीन है वो सेकंड पीरियड का है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, तो दोनों की एनर्जी में बहुत खासा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए बच्चों जो आपका एल्यूमिनियम जो फ्लोरीन है वो बैक बॉन्डिंग को क्या करता है, सपोर्ट कर जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को? बताओ बच्चों यहाँ तक, जल्दी से बताओ। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। AlF3 जो है ये आपका सॉलिड होता है, कलरलेस सॉलिड है ना, कलरलेस सॉलिड होता है। बाकी अगर आप इसके क्रिस्टलाइजेशन की बात करो तो बच्चों ये एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स को भी, अगर इसमें नेचुरल फेज की बात करो तो ये AlF3.X वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिफाइन कर किए जाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं है, ये मैंने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ आएगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों बाकी जो बच्चे आपके हाइलाइट्स हैं एल्यूमिनियम के, जैसे AlCl3 है, AlBr3 है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो उनके साथ बच्चों आपको यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, वहां पे आपके ये क्या करते हैं, डाइमर फेज में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको दिख रहा है बेटा स्ट्रक्चर, ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो तो ये एल्यूमिनियम है, इसके बच्चों ये 3 क्लोरीन एटम है, बिल्कुल समझो अच्छे से। और ये इधर एल्यूमिनियम है, इसके ये 3 क्लोरीन एटम है, बिल्कुल। तो हुआ बच्चों क्या कि आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है ना वो बोरॉन फैमिली का है, इसके पास बेकेंट p ऑर्बिटल होगा, इट में भी px p/pz कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बेकेंट ऑर्बिटल होगा इसके साथ बच्चों यहाँ पे क्लोरीन के पास प्रेजेंट है जो आपकी 3 लोन पेयर्स, वो बच्चों यहाँ से क्या होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। भाई सेवन बैलेंसी होती है, एक तो इधर आप बेटा आपको एल्यूमिनियम के साथ पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग में, तो लोन पेयर्स को इधर शिफ्ट करेगा। दूसरे बच्चों क्या हो कि ये वाला जो क्लोरीन है इस AlCl3 का वो इस एल्यूमिनियम को शिफ्ट करेगा, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होगा। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको अपन ऐसे बना लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो ये आप इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर लो AlCl3, और सेकंड बच्चों जो आपका है उसको आप यहाँ से इस तरीके से ऑब्जर्व कर लो, तो समझ में आ जाएगा। तो इस क्लोरीन ने इसको बेटा इलेक्ट्रॉन्स दिए लॉन पेयर्स, इस क्लोरीन ने इसको दिए हैं इस एल्यूमिनियम को। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो डाइमर है वो आपका फॉर्मेशन हुआ, और डाइमर फॉर्म होने के बाद बिल्कुल बच्चों ये मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। एल्यूमिनियम के पास बच्चों थे AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 मिलते ही बच्चों आपके ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी स्टेबिलिटी को शो करेगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं अपन, ध्यान दो बच्चों। ये देखो यहाँ पे स्टैचू आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसकी आईज अपन बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आर्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं है मेरा, आप इसको इस तरीके से बना लो। तो कुछ बच्चों पॉइंट्स हैं है ना, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, टिक करना है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है Al2Cl2 Al2Cl2 6 को लेके, तो Al2Cl6 को लेके हमें ये बात जाननी है कि यहाँ पे, हाँ
मॉन्स्ट्रेट है। चलो चलो, जो भी है, आपको थोड़ा सा मजा आएगा, बस इसलिए है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो पहला पॉइंट बच्चों ये है, आप नंबर्स मैंने कर दिया बेटा, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। फिर उसकी नंबरिंग है सारी आइटम्स की, है ना, उसके नीचे मैंने फिर बताया है सारे पॉइंट्स, इसको अपन यहाँ पे टिक करेंगे। ये देखो खड़ा हुआ है मास्टर, ये टिक करने वाला है यहाँ पे, आप लोगों का मास्टर है। तो बेटा देखो यहाँ पे, ये आपका Cl5 क्लोरीन 5, ये 6 है, ये आपका Cl3 तीसरा आइटम है, ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है। तो नीचे बच्चों देखते हैं, 4 क्लोरीन एंड 2 एल्यूमिनियम आर इन वन प्लेन। वन प्लेन का मतलब है सेम प्लेन में होंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, ध्यान दो, कौन कौन से होंगे भाई, चार कौन कौन से होंगे, तो चार बच्चों इन दोनों को छोड़ देना, इन दोनों को छोड़ दो, छोड़ दिया। अच्छा, अब देखो ये वाला सेक्शन, और बच्चों ये इधर वाला सेक्शन, ये आपको टेबल के ऊपर, आपका टेबल के ऊपर जहां पे लैपटॉप रखा है, कुछ आप रखा, आप देखो ध्यान से, तो ये एल के साथ 2 क्लोरीन, इधर एल के साथ ये 2 क्लोरीन, ये टेबल के ऊपर रहेंगे, बिल्कुल टेबल के बराबर, बिल्कुल फ्लैट एकदम। ये क्लोरीन बच्चों क्या होगा, ये तीसरा वाला, ये टेबल के ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे वाला क्लोरीन टेबल से नीचे की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऑब्जर्व हो रहा है? अरे स्ट्रक्चर फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे जल्दी से, मैं फिर से रिपीट करूं, आप फिर से समझो। ये और ये दो फीस, इसमें 2 एल्यूमिनियम दिख रहे हैं, 2 इधर क्लोरीन है, तो Al के साथ Cl2, इधर के साथ Al के साथ Cl2, ये बच्चों क्या है, टेबल पे रखे हुए हैं एक तरफ, एक क्लोरीन बीच में ऊपर है, तीसरे नंबर वाला, बिल्कुल यस, बताना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आपके इस स्ट्रक्चर में आपके प्लेन के अंदर है, तो 4 क्लोरीन एटम और 2 एल्यूमिनियम आपके क्या है, 1 प्लेन में, स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, 2 विजिंग क्लोरीन आर आउट ऑफ प्लेन, मतलब तीसरा ऊपर है, चौथा नीचे है, तो आउट ऑफ प्लेन बोला जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम विद sp3, बिल्कुल बच्चों sp3 4 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है यहाँ पे, बहुत बार जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को सिग्मा की तरह ट्रीट करते हैं हाइड्रेशन के अंदर, तो 4 बॉन्ड देख रहे हैं एल्यूमिनियम के आसपास, तो आपको पता है बेटा sp3 हाइड्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दिस इज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको बच्चों बोलते हैं अपन बनाना बॉन्ड। तो ये आपका बनाना बॉन्ड का एक कैटेगरी है, बनाना बॉन्ड की बच्चों की रिस्पेक्टिव कैटेगरी है, जिसको अपन बोल रहे हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 3 सेंटर कौन कौन से हैं, तो आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, देखो एक ये एल्यूमिनियम, एक ये एल्यूमिनियम, एक ये क्लोरीन। तो ये इसलिए बेटा क्या करते हैं, ये जो आपको तीनों जो अटैचमेंट दिख रहा है भाई, बनाना कैसे बनता है, केला आपको पता है ना, केला किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से, और यूं, ध्यान दो बेटा, बनेगा ना केला, नीचे भी अपन बना सकते हैं, बिल्कुल। आप इसको यहाँ से उठाओ इस तरीके से, ठीक है, ये देखो केला नीचे से बन गया, तो एक केला ऊपर एक केला नीचे, हो गया ना बनाना बॉन्ड, समझ में आया? केला जैसा शेप दिख रहा है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, 4 3 सेंटर कौन कौन से हैं, तो अगर ऊपर वाले बनाना बॉन्ड की बात करोगे, इस वाले की इसकी, तो एक एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, और आपका इधर एक एल्यूमिनियम, तो 3 सेंटर को मिला के बना है ना। अरे भाई इस एल्यूमिनियम से ये क्लोरीन बना है, अटैच है, और उस क्लोरीन ने बेटा क्या किया है, इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर। तो 3 सेंटर आपको दिख रहे हैं, अब उन 3 सेंटर ऊपर है और 3 ही सेंटर नीचे है। नीचे वाले बनाना बॉन्ड की बात करो तो एक ये एल्यूमिनियम, एक ये क्लोरीन, एक ये एल्यूमिनियम, तो 3 3 सेंटर ऊपर नीचे दिख रहे हैं, तो 3 सेंटर हो गए। 4 बचे इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होंगे, 4 बेटा इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिसिपेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसके पार्टिसिपेट किए। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई यहाँ पे इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या सभी को बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर के बारे में? यस, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है AlCl3 का, इसमें बच्चों बॉन्ड लेंथ पे भी क्वेश्चन आता है। तो पता है कि इसका जो बेटा स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई लॉन्ग पेयर्स वगैरह तो है नहीं, 4 आपको बॉन्ड पेयर्स दिखने एल्यूमिनियम के आसपास, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इधर भी आपके 1 2 3 4, तो टेट्राहाइड्रल आपको बिल्कुल टिक करना है, कहीं कोई डाउट नहीं होगी, बिल्कुल। दूसरी बात समझते हैं, ध्यान देना, यहाँ बच्चों ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, प्लीज इसको फील करो आप, तभी मजा आएगा, फील करना जरूरी है। कौन कौन सा, कि इस एल्यूमिनियम के साथ ये 2 क्लोरीन, इस एल्यूमिनियम के साथ ये 2 क्लोरीन टेबल के ऊपर रखे हैं, बिल्कुल टेबल के ऊपर बराबर में रखे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है? ये वाला क्लोरीन बच्चों क्या है, ऊपर की साइड में, टेबल से ऊपर निकला हुआ है, और ये वाला क्लोरीन बच्चों आपका टेबल से नीचे की साइड में, मैं लिखता हूँ डाउन साइड में, बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा,
अब बच्चों बॉन्ड लेंथ की तरफ चलते हैं, तो ध्यान देना। तो बच्चों ये जो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रही है, मतलब ये एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, और यहाँ से बच्चों ये एल्यूमिनियम क्लोरीन और ये आपकी ये एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये आपकी चारों के चारों जो बॉन्ड लेंथ है बिल्कुल बराबर होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। कितनी होती है बच्चों वैल्यू? 206 पिकोमीटर। कितनी होती है? आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दे रखा है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 206 पिकोमीटर। फिर बच्चों बाकी बचे हुए कौन कौन से हैं? तो देखो, इस एल्यूमिनियम के साथ आपका ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये आपका बॉन्ड लेंथ है AlCl, यहाँ पे ये वाला AlCl है, इधर आपका ये AlCl है। इन चारों के चारों बॉन्ड लेंथ बच्चों बराबर होती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चार आपके एल स्टेटमेंट बाई चार AlCl के जो बॉन्ड है वो बराबर होते हैं, और चार ही आपके AlCl के वो आपके बॉन्ड बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट बैठेगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी यहाँ पे 221 पिकोमीटर आएगी। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बच्चों ये बॉन्ड एंगल 118 डिग्री, यहाँ पे 79, ये आपका 101। ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन से ये भी आ सकता है कि यहाँ पे ये जो एक्स बॉन्ड लेंथ है, ये जो वाई बॉन्ड लेंथ है, इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ कौन सी अधिक होगी? तो जो बाहर की तरफ निकला होगा वो अधिक खिंचाव लेगा। अरे जो बाहर की तरफ निकला होगा ऊपर नीचे, तो वो बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होती है, तो ये बेटा ज्यादा खिंचाव लेगा। तो बिल्कुल ये एक्स जो बॉन्ड लेंथ, जो वाई बॉन्ड लेंथ होती है, वो हमेशा एक्स से क्या होती है? अधिक होती है। आपको दिख भी रहा है, ये 221 है, ये 206 है। बिल्कुल समझ में आया? यस, ध्यान देते हैं बेटा। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था AlF3 को लेके। AlF3 डू नॉट फॉर्म डाइमर, रेस्ट अदर फॉर्म डाइमर्स। इसका रीजन बेटा वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी देख लो यहाँ पे कि AlF3 डू नॉट फॉर्म डाइमर बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस कैन नॉट डोनेट लॉन पेयर्स। तो किसी दूसरे एल्यूमिनियम को आपके लॉन पेयर्स को नहीं दे सकता। एक तो ये बात, और दूसरी बच्चों बात याद रखनी है आपको, एनर्जी। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, तभी ये मोनोमर फेज में रह के बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल रहता है, खुश रहता है, इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता नहीं है क्योंकि इसकी तगड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की तरफ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर बेटा अगर ये आपके हाइलाइट्स पढ़ चुके हैं अपन, तो चलो हाइड्रोलिसिस की भी बात कर ली जाए, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो बच्चों BF3 है, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है पानी के साथ। बाकी बच्चों जो आपके तीनों जो आपके ट्राई हाइलाइट्स हैं बोरॉन के, वो आपकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं देखते हैं इसको हम लोग, और इसके रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान दो बच्चों, बिल्कुल सभी को समझ में आएगा यहाँ तक। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ लेते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। तो देखो आपका BCl3 है, BBr3 है, Bi3 है। इसके साथ बच्चों जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आया, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वेकेंट ऑर्बिटल। अब वेकेंट आपका जो p ऑर्बिटल्स है, वहां पे बच्चों क्या होगा? ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर्स हैं वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों शिफ्ट करेगा तो है ना, मैं थोड़ा सा आपको इसका सीन बताता हूँ, क्या इसका रियल एक्सप्लेनेशन होगा कि भाई बोरॉन के पास आपके 3 क्लोरीन आपको परफेक्टली दिख रहे हैं, एक आपका यहाँ पे आपका क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो सामने से बच्चों जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, उसके पास बच्चों प्रेजेंट है दो दो लॉन पेयर्स। तो हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी सब डिस्कशन किया है इस तरीके से। तो बच्चों लॉन पेयर्स यहाँ पे शिफ्ट होगा। जैसे शिफ्ट होगा तो बेटा ये कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? तो बोरॉन के साथ 1 2 और एक 3 क्लोरीन, यहाँ बच्चों अटैक कर गया किसने? ऑक्सीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का उसने अटैक किया। इसके पास आया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, तो बेटा ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ से बच्चों निकल जाएगा ये हाइड्रोजन H+ की फेज में अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के ऑक्सीजन की तरफ। ये H+ बाहर चला गया, वो H+ वहां से ये Cl- यहाँ से ये बड़ा क्लोरीन। भाई 4 बॉन्डिंग तो बन नहीं सकती ना, 3 ही तो बॉन्डिंग बन सकती है। बॉन्डिंग हो सकती है भाई, 3 ही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा, Cl- की फेज में, ऊपर से H+ है, तो एक HCl बाहर गया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल आया, एक HCl बाहर गया, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आया, फिर से एक HCl बाहर गया, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आया, फिर एक HCl बाहर गया। टोटल बच्चों कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। जब 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो 3 HCl बाहर जाएंगे, 3 HCl बाहर जाएंगे तो 3 OH बच्चों डेवलप होंगे। तो इस तरीके से बच्चों बनता है यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं BOH थ्राइस, या फिर इससे आप इसे सिंप्लीफाई फेड में लिखो तो H3BO3 करके आप लिख सकते हो। दिस इज बोरिक एसिड। कि आपको मेरी बात समझ में आई? हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पे भी करा सकते हो। तो सेम H3, यहाँ भी सेम H3BO3, बाकी HBr 3 मोल्स और 3 मोल्स आपका हाइड्रोजन आयोडाइड आपका रिलीज हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं अपन BF3 की तरफ। तो जो BF3 मॉलिक्यूल्स है
वो बच्चों आपका करता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करता है, तो इसके पीछे बच्चों रीजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वही इसका रीजन है। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है, ये बच्चों जो रिएक्शन नीचे दे रखी है, ये आपके आईआईटी के एग्जाम के अंदर जेईई एडवांस में बिल्कुल पूछी गई है यहाँ से। तो सिंपल एक्शन तो पूछेगा ही नहीं ना, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछेगा। तो ये एक्शंस बच्चों आपके एडवांस में डिस्कस बिल्कुल करी गई है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का पहले मतलब समझो होता क्या है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है means out of 100 molecules only 80 are hydrolyzed। मैं बोलूं कि बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का 100 मॉलिक्यूल्स है, आपको कंपाउंड लिख दिया सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, तो जो कंपाउंड मैंने सॉल्यूट दिया उसके भी 100 मोल्स दिए, बेटा 100 मोल्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए कंप्लीटली, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल का मतलब क्या है कि बेटा कुछ कम पार्ट, 100 नहीं कुछ कम, तो आप क्या होंगे बेटा 80 आपके जो मोल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं या जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं किसी भी गिवन कंपाउंड के, अगर 80 बच्चों हाइड्रोलिसिस मतलब बोलते हैं 80% समथिंग, अगर 80% हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में बच्चों बोलते हैं उसका मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो 80 से अधिक नहीं होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, तो BF3 के सामने मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आया, आप यहाँ पे एक कंपाउंड बनाओगे, बाकी बच्चों यहाँ से आप HF नहीं रिलीज कर दोगे। अब बाकी ये हमारा जो आंसर है, क्या सही आंसर है या आपका आंसर गलत है? ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखो तो बच्चों यहाँ पे आपको ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ये आपका फ्लोरीन लॉन पेयर्स को इधर शिफ्ट कर रहा होगा। तो शिफ्ट करने से क्या कर रहा है कि भाई फ्लोरीन अपने ही लॉन पेयर्स को बोरोन को दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी बैक बॉन्डिंग करके ये मॉलिक्यूल्स मोनोमर फेज में ही काफी अधिक स्टेबल हो जाता है। मैंने बताया ना, इस सॉलिड फेज में भी बेटा चले जाते हैं काफी क्रिस्टलाइन फेज के अंदर, तो आसानी से ये जो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू बेटा काफी मैक्सिमाइज हो जाती है, कि आसानी से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में इतनी हाइड्रोजन एनर्जी नहीं होती है कि उसको डिसोसिएट कर सके। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे एज इट इज नहीं बन सकता। तो फिर प्रोसेस कैसे होता है वो नीचे समझो, स्टेप बाई स्टेप होता है। यहाँ से बच्चों BF3 के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आया, ये स्टेप आपकी फॉर्म हो गई, यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, बन गया 3HF रिलीज। अब क्या होगा कि जो HF बच्चों रिलीज हो गया है, ये आपका कैसा एसिड है आप बताओ मुझे। ये बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, HF आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है। H3BO3 की बात करते हैं, बोरिक एसिड। तो बच्चों क्या होगा यहाँ से कि जो आपका HF है, जो HF मॉलिक्यूल दिख रहा है वो अपने H+ आयन को रिलीज करेगा। देखो नीचे आपको यहाँ पे एक दे रखी है HF, तो HF से बच्चों क्या होगा आपके बोरिक एसिड के साथ यहाँ से H+ आयन मिलेगा, और बाकी आपको मिलेगा BF4। तो BF4 का मतलब है कि बोरोन के साथ फ्लोरीन फिर से बॉन्ड बनाएगा और H+ आयन बच्चों यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। बाकी आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ से रिलीज होगा। और बाकी यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 का 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन किया है। तो इसलिए बच्चों जब बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी तो उसमें से बचे पार्ट अपन कैंसिल करेंगे। कौन कौन से? तो देखो 4 × 3 12HF से 12HF नीचे कैंसिल, 3 × 4 हो जाएगा ना, तो 12HF से HF कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है। और आपका H3BO3 4 मोल्स ऊपर, नीचे बच्चों आपको कितना मिलेगा ध्यान दो, तो यहाँ पे आपको 3 मोल्स, तो 3 से आपका यहाँ पे 4 मोल्स कैंसिल, 1 मोल बचेगा H3BO3, तो वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा H3BO3 प्लस आपको BF4 माइनस प्लस आपको मिलेगा HF प्लस, है ना, तो H+ आयन। तो ये आपका जो होगा दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आपका रिएक्टिविटी हाइड्रोलिसिस की है वो कितने मोल्स के साथ है, तो 4:3, तो 4:3 आपको ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एडवांस में बच्चों डिस्कस करी गई है पहले भी, ठीक है। चलो, तो फाइनली आप देख लो, ये आपके यहाँ पे रिएक्शंस हैं, ये आपके प्रोडक्ट हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलो बच्चों, तो आज हम अपनी बात को यहीं फिनिश करते हैं, कल जब मिलेंगे तो बाकी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।